हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि केस स्टडी कैसे बनाते हैं। तो आज हमारा जो सैंपल रहेगा ट्यूबरक्लोसिस पर है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डेटा लिखते हैं। तो जिसमें पेशेंट का बायोडाटा लेता है, जैसे कि नेम, एज, जेंडर, बेड नंबर, वार्ड, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ एडमिशन, एड्रेस, डायग्नोसिस। तो ये सारी चीज़ें हम पेशेंट का नोट करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट का बायोडाटा अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं, बट ये कंपलसरी नहीं है। अब इसके बाद हम पेशेंट का चीफ कंप्लेंट लिखते हैं, जैसे कि पेशेंट को क्या दिक्कत हो रही है, कफिंग हो रही है, कितने टाइम से हो रही है, 3 वीक से हो रही है। ठीक है, इसके पहले कोई कफिंग का मतलब प्रीवियस कोई कंप्लेंट था नहीं, कोई खास नहीं था। ओपीडी विजिट इसके पहले किया था, इसके लिए नहीं। ठीक, हेमोप्टाइसिस हो रहा है, उसको कितने टाइम से हो रहा है, 2 वीक्स हो रहा है। देयर इज नो प्रीवियस कंप्लेंट, इसके पहले कोई प्रीवियस कंप्लेंट नहीं था, ओपीडी इसके लिए दिखा चुका है। एनोरेक्सिया हो रहा है, कितने टाइम से, 1 वीक से। एनोरेक्सिया मतलब भूख नहीं लग रही है। ठीक है, इसके अलावा नाइट स्वेटिंग हो रही है। ठीक, फिर आता है हिस्ट्री ऑफ इलनेस। हिस्ट्री ऑफ इलनेस में क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं हिस्ट्री प्रेजेंट इलनेस। ठीक है, प्रेजेंट इलनेस का पेशेंट कब एडमिट हुआ है और उसका क्या चीफ कंप्लेंट था। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में लिखते हैं पेशेंट को पास्ट में क्या प्रॉब्लम रही है। फिर लिखते हैं प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री। इसमें मतलब कोई इसको सर्जिकल हिस्ट्री हुई है क्या, इस टाइम कोई मतलब किसी सर्जरी से हाल ही में गया है जिसका भी सूचर ना कटा, या फिर मतलब कुछ भी ऐसा रहा हो। इसके अलावा पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, मतलब पास्ट में कोई सर्जिकल हिस्ट्री रही है, कोई पास्ट में कोई सर्जरी हुई है पेशेंट की। इसके अलावा क्या कर लिखते हैं, फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में क्या लिखते हैं, पेशेंट का नाम लिखते हैं, उसका एज लिखेंगे, जेंडर लिखेंगे, उसका मैरिटल स्टेटस लिखेंगे, ऑक्यूपेशन लिखेंगे, हेल्थ स्टेटस देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट के अलावा उसके पूरे फैमिली का लिखते हैं और इसको लिखने के बाद एक फैमिली ट्री बनाते हैं। तो फैमिली ट्री जहाँ पे पेशेंट जो मतलब पेशेंट होता है उसको हम ऐसे लाइनिंग कर देते हैं। तो पेशेंट ये हो गया, और ये स्क्वायर बॉक्स जो होता है वो मेल को शो करता है, जो सर्कुलर बॉक्स होता है वो फीमेल को शो करता है। अब यहाँ पे ये जो लाइनिंग मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन कनेक्ट कर रही है उसको मतलब दिखाता है कि ये दोनों मैरिड हैं एक दूसरे से, मतलब गुरपाल और शालिनी हस्बैंड वाइफ है, और इनका बच्चा है गौरव। ठीक है, गौरव की वाइफ है गीता और गीता की बेटी है प्रिया। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं क्या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लिखते हैं, मतलब पेशेंट का जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, कैसे उसका क्या बैकग्राउंड है, कैसे जगह में रहता है। तो उसमें हम लिखते हैं मिडिल क्लास फैमिली है, जैसे मतलब जो भी होगा, मिडिल क्लास होगा, अपर क्लास होगा, लोअर क्लास होगा, कैसे घर में रहता है, कच्चा घर है कि पक्का घर है, पर कैपिटा इनकम क्या है, मतलब पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं, उसके फैमिली में जितने लोग अर्निंग करने वाले हैं। ठीक है, तो उतने लोग का सबका सैलरी ऐड करके जितने लोग टोटल मेंबर हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा पर कैपिटा इनकम निकल जाएगा। इसके अलावा हैबिट देखते हैं, पेशेंट को कोई मतलब क्या हैबिट है, जैसे कि अल्कोहल लेता है कि नहीं लेता है, स्मोकिंग करता है कि नहीं करता है, टोबैको चीविंग करता है कि नहीं करता है, और फिर सोने का क्या पैटर्न है। ठीक है, इसके अलावा हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट का। फिजिकल एग्जामिनेशन जैसे क्या करते हैं, वाइटल साइन लेंगे, टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन, ब्लड प्रेशर। ठीक है, और क्लाइंट की वैल्यू क्या है, नॉर्मल वैल्यू क्या है। तो क्लाइंट में जो हम मेजर करने पे जो आता है उसको लिखते हैं, और नॉर्मल वैल्यू जो नॉर्मली होता है, एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, इसके अलावा जनरल अपीयरेंस, अब हम इसका फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो उसका हेड टू टो असेसमेंट करेंगे। ठीक है, तो जनरल अपीयरेंस क्या देखेंगे, हाइट क्या है, वेट कितना है, हाइजीनिक है कि नहीं है, मतलब साफ़ सफाई रख रहा है कि नहीं, बॉडी बिल्ड कैसा है, मतलब पतला है, लंबा है, मोटा है, क्या है। इसके अलावा स्किन का कलर क्या है, उसके मतलब शरीर पे कोई चोट वगैरह, कोई पिंपल्स, कोई रैसेस, स्कैर्स, एडिमा वगैरह तो नहीं है। एडिमा मतलब स्वेलिंग। अब उसके बाद क्या आता है, हेयर का क्या कलर है, टेक्सचर क्या है, एलोपेशिया तो नहीं है, मतलब गंजा तो नहीं है। ये सारी चीज़ नोट करते हैं। ईएनटी मतलब ईयर नोज थ्रोट, अब इसमें हियरिंग सही है कि नहीं है, कान से कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, डिस्चार्ज मतलब उसके कान से पस वगैरह तो नहीं आ रहे हैं, या फिर मतलब कुछ भी मतलब कोई फ्लूइड तो नहीं बाहर निकल रहा है। फिर क्या है, हाउसनेस ऑफ वॉइस, मतलब उसका आवाज़ कैसी है, सोर थ्रोट नहीं ना है, उसके गले में खराश नहीं ना है, उसके मतलब मसूड़ों से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, सिमेट्री ऑफ नोज क्या है। ठीक है, इसके अलावा फिर आई का हम देखते हैं। आई में क्या करेंगे, विजन नॉर्मल है कि नहीं, डिस्चार्ज है, अब्सेंट है कि प्रेजेंट है, डिप्लोपिया मतलब उसको सही दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो अभी तक सब कुछ सही था, जहाँ पे मतलब जो चीज़ नहीं होनी चाहिए वो नहीं है, जो होनी चाहिए वो है, जैसे कि विजन होनी चाहिए तो है, डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए तो नहीं है, डिप्लोपिया। अब चूँकि ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में उसको प्रॉब्लम होगी, तो डिस्पनिया मतलब उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो वो प्रेजेंट है। ठीक है, कफिंग हो रहा है उसको, तो कफिंग प्रेजेंट है। ब्रीदिंग पैटर्न एबनॉर्मल है, मतलब रिस्पायरेटरी में सब कुछ उसका एबनॉर्मल ही है। ठीक,
इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या देखेंगे हम, चेस्ट पेन तो नहीं है तो चेस्ट पेन प्रेजेंट होगा। फिर क्या है वो, इसके अलावा फिर ब्लड प्रेशर उसका नॉर्मल ही है एक तरह से 140/90, मतलब हल्का फुल्का अप है, ज़्यादा नहीं अप है, ठीक। फिर टैकीकार्डिया इसका अब्सेंट है, मतलब जल्दी उसका पल्स, मतलब जो उसका जो हार्ट का काम करने का जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, ठीक है। तो पल्स रेट उसका नॉर्मल है, कंट्रोल में है। फिर जीआई सिस्टम में देखते हैं, पेन कहीं नहीं है, मतलब जीआई में पेट वगैरह में, आंतों में, मतलब हमारा तो ये सब चीज़ों में पेन नहीं है, नौजिया नहीं है, मतलब उसको वोमिटिंग नहीं है हो रही है, वोमिटिंग अब्सेंट है। और एनोरेक्सिया प्रेजेंट है। एनोरेक्सिया ट्यूबरक्लोसिस में होता है। एनोरेक्सिया मतलब भूख ना लगना, तो ये ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन में भी होता है कि पेशेंट को भूख नहीं लगती है। इसके अलावा कंक्लूजन, अब हम पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद क्या कंक्लूड करेंगे कि क्लाइंट को कोई रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम है, ठीक है। अदर सिम्टम्स सब इसके नॉर्मल है, बाकी सब जो सिस्टम है इसके सारे नॉर्मल है, बस इसका जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसमें डैमेज है, उसमें कुछ कमी है, ठीक। अब इन सब के बाद हम लैब इन्वेस्टिगेशन, जो उसका मतलब जो भी जांच हुई है उसको हम लिखते हैं। तो इसको सीरियल नंबर में क्या चेक हुआ है, हीमोग्लोबिन लेवल चेक हुआ 13 mg/dl, ठीक। ट्यूबरक्लिन टेस्ट हुआ, इसमें पॉजिटिव आ गया, मतलब यहाँ पे टीबी है उसको। ESR एथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, तो ये 14,000, ठीक है। तो ये मतलब कुल मिला के कहने मतलब है, इन्वेस्टिगेशन लिखते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं मेडिकेशन, कौन कौन सी दवाएं इसको चल रही है। सेफ्ट्रियाक्सोन एंटीबायोटिक है, डेक्सामेथासोन कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, ठीक है। रिफाम्पिसिन एंटी ट्यूबरकल, मतलब ये भी एक तरह से एंटीबायोटिक ही है, एंटी ट्यूबरकल एंटीबायोटिक है। और फिर मल्टीविटामिन देते हैं, ठीक है। तो ये सब मेडिकेशन इसको पेशेंट को चल रही है। इसके बाद एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डिजीज। अब इसके बाद हम पेशेंट के ऊपर कर चुके। अब केस स्टडी में हम क्या करते हैं, जो डिजीज़ कंडीशन उसका जो डायग्नोसिस होता है उसके बारे में हम पूरा एक ब्रीफ, मतलब एक डिटेल उस पर देंगे, ठीक है। तो उसमें इंट्रोडक्शन पहले लिखते हैं कि बैक्टीरिया क्या है, कैसे है, क्या नहीं है, तो उसका क्या पैंडेमिक है, मतलब पैंडेमिक है कि कैसा है, उसका क्या मतलब एपिडेमियोलॉजी है, क्या रेट है, क्या प्रिवेलेंस है सोसाइटी में, ठीक। उसके बाद हम उसका डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद हम उसका कॉज लिखेंगे, क्यों होता है, इसके क्या पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, ठीक है। रिस्क फैक्टर क्या है, किस में होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जैसे इम्यूनो कॉम्प्रेस्ड पेशेंट हो गया, जिसका इम्यून सप्रेस होता है, ठीक है। सब्सटेंस अब्यूज, अल्कोहलिज्म, जो सब्सटेंस अब्यूज़ करते हैं, जैसे जो अल्कोहल लेते हैं, जो च्यूइंग टोबैको करते हैं, ठीक है। इसके पहले कोई प्री मेडिकल कंडीशन जिसके पास हो, जो डायबिटीज़ मिलेटस का पेशेंट हो, क्रोनिक रीनल फेलियर हो, ठीक, सर्टेन ट्रीटमेंट हीमोडायलिसिस वगैरह चल रहा है, माल न्यूट्रिशन हो, तो ऐसे लोगों में होने के चांसेस ज़्यादा रहता है, तो ये रिस्क फैक्टर हो गया, ठीक। अब हम पैथोफिजियोलॉजी लिखेंगे कि डिजीज़ कैसे हो रहा है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम लिख देंगे। जो भी डिजीज़ का हम केस स्टडी बनाएंगे उसका हम पूरा पैथोफिजियोलॉजी लिखते हैं, ठीक है। इसके अलावा साइन एंड सिम्टम हम नोट करते हैं। तो साइन एंड सिम्टम में क्या करते हैं, एक बुक पिक्चर लिखते हैं, एक पेशेंट पिक्चर लिखते हैं। बुक पिक्चर में हमको किताबों में क्या पढ़ने को मिलता है कि क्या क्या सिम्टम होते हैं, जैसे टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है, तो इसका सिम्टम हमको बुक्स में क्या दिखाया जाता है और हमारे पेशेंट में क्या देखने को मिला है। तो जैसे मान लीजिए बुक में क्या दिखता है, कफिंग है, म्यूकोपोलर स्पुटम है, डिस्पनिया है, हेमोप्टाइसिस है, चेस्ट पेन है, वीजिंग साउंड है, वेट लॉस है, फीवर चिल है, नाइट स्वेट है। लेकिन हमारे पेशेंट में क्या क्या देखने को मिल रहा है, कफ देखने को मिल रहा है, म्यूकोपुरुलेंट स्पुटम देखने को मिल रहा है, हेमोप्टाइसिस देखने को मिल रहा है, चेस्ट पेन देखने को मिल रहा है, वेट लॉस देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब हम डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो बुक में क्या क्या रहता है डायग्नोस्टिक टेस्ट में, ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट होता है, चेस्ट एक्सरे होता है, MRI होता है, CT स्कैन होता है, स्पुटम टेस्ट होता है, PFT होता है, CBC होता है। और हमने क्या किया है, पेशेंट का ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट किया, MRI CT स्कैन कर दिया, स्पुटम टेस्ट कर दिया, इतने में हमने डायग्नोस कर लिया कि हाँ पेशेंट को टीबी है, ठीक है। अब इसके अलावा मैनेजमेंट क्या चल रहा है, एंटी ट्यूबरक्लिन ड्रग्स चल रहा है, मतलब जो टीबी के लिए हम देते हैं वो ड्रग्स देते हैं। फिर एंटीबायोटिक्स देते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी देते हैं, जैसे कार्टिकोस्टेरॉइड होगा, जैसे डेक्सामेथासोन, ठीक है। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट देते हैं, जैसे IV थेरेपी देते हैं उसको, ठीक है। डॉट्स मतलब चलता है। फिर एनाल्जेसिक्स हो गया, मतलब उसको दर्द वगैरह ना हो, फीवर वगैरह ना हो। इसके अलावा नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं कि पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो नर्सिंग डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमेशा आता रहता है, तो ये बनाने हर स्टूडेंट को आना चाहिए। तो इम्पेयर्ड ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू ग्रेनुलोसा फॉर्मेशन एज एविडेंस बाय द वर्बलाइजेशन विद द पेशेंट। तो मतलब पेशेंट का जो है इम्पेयर्ड ब्रीदिंग पैटर्न है, मतलब उसका ब्रीदिंग पैटर्न सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि उसके लंग्स में ग्रेनुलोसा का फॉर्मेशन हो गया है। कैसे पता चल रहा है, पेशेंट से बात करके ये बात हमें पता चली है, ठीक है। फिर चेस्ट पेन रिलेटेड टू इन्फ्लामेटरी प्रोसेस एज एविडेंस बाय, मतलब ऐसे ही करके सारे हम डायग्नोसिस को लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं।
मिनिमम हमको 4 केयर प्लान बनाना चाहिए, और फिर मैक्सिमम तो हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रोग्रेस नोट लिखते हैं। डे फर्स्ट में क्या होता है, उसका क्या वाइटल साइन था, क्या टेम्परेचर है, क्या पल्स है, क्या रिस्पिरेशन है, क्या ब्लड प्रेशर है, ठीक है। ऐसे करके फिर हम डे फर्स्ट, डे सेकंड, डे थर्ड, जब तक पेशेंट एडमिट है तब तक लिखते रहते हैं। उसके अलावा हेल्थ एजुकेशन, हम पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देते हैं। क्या हेल्थ एजुकेशन देंगे कि पेशेंट को रेस्ट करना है, उसको स्मोकिंग नहीं करना है, उसको एलर्जी से प्रिवेंट करना है, अपने आप को एलर्जी ना होने पाए, पोल्यूशन में नहीं जाना है, और वाइटामिन वगैरह लेते रहना है, और डाइट अपना मेंटेन करना है, जो भी उसका मेडिकेशन चल रही है उसको प्रॉपरली लेना है, और टेल द पेशेंट रिगार्डिंग देयर फॉलोअप, और पेशेंट को ये बताना है कि पेशेंट अपना फिर से डॉक्टर को दिखाने आए और ऐसे अपने आप दवा ना बंद करें, क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स चलती हैं, जो एंटी ट्यूबरकल ड्रग्स चलती हैं, उनका रेजिस्टिविटी बहुत जल्दी डेवलप होता है। तो अगर कोई पेशेंट अगर बीच बीच में छोड़ता रहता है दवाइयों को, तो फिर एक टाइम के बाद उसके ऊपर वो दवाएं काम नहीं करेंगी, तो फिर वो उसको बचाना मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा अब हम क्या करेंगे, बिब्लियोग्राफी लिखेंगे। बिब्लियोग्राफी में क्या लिखते हैं कि जो भी हमने ट्यूबरकुलोसिस के बारे में लिखा है तो उसका सोर्स क्या था। जैसे कि हमने ट्यूबरकुलोसिस का इंट्रोडक्शन लिखा है, पैथोफिजियोलॉजी लिखा है, उसके साइन सिम्टम्स लिखे हैं, उसके डायग्नोस्टिक टेस्ट लिखे हैं। तो जहाँ जो भी सारी चीज़ें थी उसका सोर्स क्या था, तो जैसे कि हमने लिख दिया, बुक का नाम लिख दिया कि टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग, कौन सा एडिशन था, 6th एडिशन था, और पेज नंबर क्या था उसका 1107 to 1112, ठीक है। और हम राइटर का नाम भी डाल देते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम करके 2 कम से कम सोर्स डालते हैं कि हमने कहाँ से लिया है। बस इसको हम कहते हैं केस स्टडी। थैंक यू।